नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत यह 40वां भाग है और भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन जो यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यूनानी भूगोलवेता ग्रीक जियोग्राफर्स में हमने पिछले जो पार्ट में प्लेटो और अरस्तू के बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस के बारे में। उस समय के जो विद्वान हैं वो किसी विषय विशेष से संबंधित न होकर के उनका जो ज्ञान है वो विभिन्न विषयों से संबंधित होता था। इसलिए इन्हीं विद्वानों के नाम अन्य जो विषय हैं उनमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार इनका जो विस्तृत ज्ञान क्षेत्र था एक विषय विशेष से संबंधित ये नहीं होते थे। पाइथागोरस जो है वो एक नक्षत्र विद्या में विशेष रुचि रखने वाले व्यक्ति थे, जिनका गणित में, दर्शन में और ज्यामिति में भी उनका विशेष योगदान है। नक्षत्र विद्या में विशेष रुचि थी। इसके अलावा गणित, दर्शन, ज्यामिति में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये केवल भूगोल से संबंधित नहीं थे, इसके अलावा इनका संबंध है वो गणित से भी था, दर्शन से भी था और ज्यामिति से भी इनका महत्वपूर्ण संबंध था, यानी ज्यामिति में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये लगभग 400 ईसा पूर्व इनका जो समय है वो रहा है और ये एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान थे। यानी ये इनका जो दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा इटली में पाइथागोरियन संस्था की भी स्थापना की गई थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनके द्वारा इटली में पाइथागोरियन नामक संस्था, पाइथागोरियन नामक संस्था की स्थापना भी इनके द्वारा इटली में की गई थी। इनमें इनकी जो संस्था है वो महत्वपूर्ण विशेषतः ज्यामितीय कार्यों के लिए जानी जाती है, गणितीय कार्यों के लिए इनकी संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इनके अनुसार जो पृथ्वी को गोल मानने वाले जो प्रारंभिक विद्वान हैं उनमें पाइथागोरस का महत्वपूर्ण स्थान आता है। ये पृथ्वी को गोल मानते थे। तो जो पृथ्वी को प्रारंभिक काल में जो पृथ्वी को गोल मानने वाले भूगोलवेता या जो विद्वान थे उनमें इनका अग्रणी स्थान है। ये पृथ्वी को गोल मानते थे और इनका मानना था कि जो सभी ग्रह नक्षत्र हैं वो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, चक्कर काटते हैं। पृथ्वी को गोल मानते थे। इनके अनुसार सभी ग्रह नक्षत्र
पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये पृथ्वी को गोल मानते थे और इनके अनुसार जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनका केंद्र क्या है, पृथ्वी है, और वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन्होंने अपने ज्यामितीय ज्ञान के अनुसार जो ग्रह और नक्षत्रों के मध्य दूरियों की गणना करने का भी प्रयास इन्होंने किया था। ज्यामितीय विधियों से ग्रह नक्षत्रों के मध्य प्रयास किया। तो इन्होंने विभिन्न ज्यामितीय विधियों के आधार पर जो ग्रह और नक्षत्रों के मध्य दूरी पाई जाती है उसको मापने का या उसकी गणना करने का प्रयास भी किया। इसी आधार पर इन्होंने ज्यामिति में कई सिद्धांतों का भी प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया है। जैसा कि गणित में इनके सिद्धांतों में ज्यामितीय सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या है, विभिन्न अन्य जो गणितीय ज्यामितीय जो अपने ज्ञान के आधार पर इनके द्वारा ज्यामितीय सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया था। इसी आधार पर इन्होंने जो पृथ्वी है उसको जलवायु भिन्नता के आधार पर अलग अलग कटिबंधों में भी बांटने का प्रयास किया था। जैसा कि हमने पढ़ा इससे पहले जो अरस्तु ने भी अलग अलग जो जलवायु कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा था, जैसे उष्ण है, शीतोष्ण है और शीत कटिबंध है। उसी प्रकार पाइथागोरस ने भी उष्ण, शीत और शीतोष्ण प्रदेशों में पृथ्वी को विभाजित किया था तापमान के आधार पर। पृथ्वी को कटिबंधों में विभाजित किया जिसमें शीत, उष्ण, शीत और शीतोष्ण। तो इन कटिबंधों में इन्होंने पृथ्वी को बांटने का प्रयास किया था जलवायु के अनुसार या जलवायु कटिबंधों के अनुसार पृथ्वी को अलग अलग कटिबंधों में बांटा। उनके द्वारा स्थापित की गई जो पाइथागोरियन संस्था है, उन्होंने विशेषतः यूनानी साम्राज्य में, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पाइथागोरियन संस्था है उसका विशेष योगदान किसमें था, ज्यामिति में या गणित के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा था। तो पाइथागोरियन संस्था के द्वारा जो यूनानी साम्राज्य है उसमें यूनानी साम्राज्य में पाइथागोरियन संस्था के द्वारा विभिन्न नियम एवं सिद्धांत हैं वो गणित से संबंधित बनाए गए और साम्राज्य में गणित एवं दर्शन से संबंधित विभिन्न कार्य है वो किए गए। तो ये था पाइथागोरस। तो इनका विशेषतः जो योगदान है वो पृथ्वी को गोल मानना और नक्षत्रों के मध्य या ग्रहों के मध्य दूरी है उनको जानने का इनके द्वारा प्रयास किया गया था। अगले जो विद्वान आते हैं उनका नाम है पीथियस। पीथियस को जो सिकंदर के समकालीन इनको माना जाता है। सिकंदर के समकालीन एक महान यात्री और अन्वेषक थे ये। फ्रांस के मार्सिलिस नगर के ये रहने वाले थे। तो ये एक अन्वेषक एवं यात्री थे, रहने वाले थे फ्रांस के मार्सिलिस नगर में ये रहते थे या मार्सिलिस नगर से संबंधित ये थे। इनके द्वारा जो विशेषतः ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और बाल्टिक सागर की यात्राएं की गई और इनका इस क्षेत्रों का इनके द्वारा भौगोलिक ज्ञान है वो दिया गया। फ्रांस, ब्रिटेन और बाल्टिक
सागर की यात्राएं की और यहाँ का जो भौगोलिक ज्ञान है उसका वर्णन किया। भौगोलिक वर्णन किया। तो इनके द्वारा बाल्टिक सागर वाले क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन है वो भी प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा इन्होंने जो यह भी बताया कि उत्तर से यानी भूमध्य रेखा से अगर हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो उससे दिन और रात की जो अवधि है उसमें अंतर आता है। उत्तर की ओर जाने पर दिन एवं रात की आता है। जैसा कि हम जानते हैं भूमध्य रेखा पर दिन एवं रात हैं वो बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन उत्तर की तरफ जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे दिन एवं रात की अवधि है वो समय अनुसार बदलती रहती है। ऋतु के अनुसार विशेषतः उत्तर की ओर जाने पर दिन एवं रात की अवधि है उसमें अंतर आ जाता है। इसके अलावा पीथियस को समुद्री ज्वार भाटा है उसका भी ज्ञान था। समुद्री ज्वार भाटा क्या का ज्ञान था, यानी जो ज्वार भाटा है उसके बारे में भी पीथियस जानकारी रखते थे। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वी के अक्षांश ज्ञात करने के भी इनके द्वारा प्रयास किए गए थे। नक्षत्रों की गति पर भी उन्होंने अपने विचार हैं वो प्रस्तुत किए थे। यानी पृथ्वी के अक्षांश निर्धारित करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने मार्सेलिस नगर का सही अक्षांश ज्ञात कर लिया था। मार्सेलिस नगर जो है उसका सही अक्षांश है वो इनके द्वारा ज्ञात कर लिया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने पृथ्वी पर अक्षांश निर्धारण करने का भी प्रयास किया गया इनके द्वारा। इसके अलावा इनके द्वारा बाल्टिक सागर पर रहने वाली जो जनजातियां हैं उनका भी उल्लेख इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने जो बाल्टिक सागर पर रहने वाली जर्मन जनजाति है उसका उल्लेख इनके द्वारा किया गया। बाल्टिक सागर की जर्मन जनजाति का उल्लेख, उनके रहन सहन के बारे में, उनके जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में भी इनके द्वारा वर्णन किया गया था। इसके अलावा इन्होंने ब्रिटेन के तटवर्ती भागों में दक्षिण से उत्तर की ओर जो वनस्पति में विविधता जो पाई जाती है, ब्रिटेन का जो तटवर्ती भाग है उसमें हम उत्तर से के तटवर्ती भाग की वनस्पति विविधता का उल्लेख किया। तो इनके द्वारा ब्रिटेन के जो तटवर्ती भाग पर वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है उसका भी उल्लेख इनके द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त पीथियस जो हैं उन्होंने यूनान के काल में बहुचर्चित जो धूल द्वीप हैं, यानी यूनान का जो समय था उस समय में बहुचर्चित द्वीप रहे थे धूल द्वीप, जो कि ब्रिटेन से उनकी दूरी इन्होंने 6 दिन की समुद्री यात्रा पर बताई थी। भी धूल द्वीप जो हैं वो द्वीपों की दूरी ब्रिटेन से 6 दिन की समुद्री यात्रा पर बताई। यानी 6 दिन की अगर हम समुद्री यात्रा करते हैं तो धूल द्वीपों तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने
धूल द्वीप जो हैं बहुचर्चित रहे हैं यूनान के काल में, उनका भी इनके द्वारा वर्णन किया गया। इसने ब्रिटेन का जो तट है उसकी लंबाई का भी निर्धारण किया। ब्रिटेन के तट की लंबाई पीथियस के द्वारा 4000 मील बताई गई थी। ब्रिटेन के तट की लंबाई 4000 मील बताई। तो इस प्रकार ब्रिटेन के तटीय भाग की लंबाई भी इनके द्वारा निर्धारित की गई थी। इसके बर्नबरी के अनुसार पीथियस ने अक्षांश निर्धारण में सराहनीय कार्य किया था, जैसा हमने पहले पढ़ा। तो बर्नबरी ने यह भी कहा है कि जो पीथियस हैं उन्होंने जो मार्शेलिया है उसका सही अक्षांशीय निर्धारण कर लिया था। तो इस प्रकार अक्षांशीय निर्धारण में भी पीथियस का योगदान है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। भी इनको अक्षांशों के निर्धारण करने के विषय में अच्छी जानकारी ये रखते थे। तो ये थे पीथियस। नेक्स्ट सिकंदर। सिकंदर अपने समय के महान शासक रहे हैं। अब इनके द्वारा विभिन्न जो युद्ध अभियान चलाए गए थे। अरस्तु को अपना गुरु मानते थे, ये निर्भीक थे और 20 साल की जो अल्पायु में ही मैसिडोनिया का जो शासन है वो इनके नियंत्रण में था, यानी मैसिडोनिया के ये शासक बन गए थे। इसके बाद इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों को विजित किया, अपने आसपास के क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया और अपने राज्य में मिलाते गए। तो जैसे उत्तर के डैन्यूब के उत्तर में जो बसी जनजातियां हैं उनको हराते हुए ये काला सागर को पार करके एशिया माइनर तक पहुंच गया था। उसके बाद इन्हें तुर्की है, भूमध्य सागर है, मिस्र है, यहाँ तक अपना इसने अधिकार जमाया था। इसके बाद ये वहाँ से आगे बढ़ते हुए सिनाई, लेबनान, सीरिया, ईरान, ताशकंद और कंधार होता हुआ सिंधु तक पहुंच गया था, सिंध प्रांत तक पहुंच गया था। यहाँ पंजाब के जो राजा थे उनसे ये परास्त हो गया और इसको यहाँ से वापस लौटना पड़ा था। तो इसमें ये जो इनके द्वारा यात्राएं उस समय में की गई थी, भौगोलिक दृष्टि से ये अभियान इनके बहुत ही महत्वपूर्ण रहे थे, क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न जल एवं थल मार्गों का पता लगाया गया था। युद्ध अभियानों के दौरान जल एवं थल मार्गों की खोज इनके द्वारा की गई थी। वैसे ये कोई भूगोलवेता नहीं थे, लेकिन इनके जो अभियान है उनसे हमें क्या विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारी है वो प्राप्त होती है, इसलिए इनके भौगोलिक ज्ञान में इनका योगदान माना जा सकता है। अब इनके साथ में ऐसा भी माना जाता है कि इनके साथ में एक सैन्य टुकड़ी रहती थी जो रास्ते में आने वाले जो भौगोलिक विवरण है उनको एकत्रित करती थी, यानी इनके साथ रहने वाली एक टुकड़ी मार्ग में आने वाले भौगोलिक विवरणों को एकत्रित करती थी। मार्ग के भौगोलिक विवरण एकत्रित करते थे ताकि उस क्षेत्र को भली भांति समझ के उस क्षेत्र के भौगोलिक परिदृश्य को अच्छी तरह से समझा जा सके और उसके अनुसार क्या है अपनी यात्राओं को और अपना जो इनके द्वारा जो नियम या फिर जो भी प्लान बनाए जाते थे उनको अच्छी तरह से उपयोग में लाया जा सके। तो इनकी यात्राओं में मेसोपोटामिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और सिंधु घाटी जो आदि प्रदेश हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमें प्राप्त हो जाती है। एशिया के क्षेत्रों के बारे में, इसके अलावा जो यूरोप के क्षेत्र हैं उनके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो प्राप्त हो जाती है। सिंधु घाटी तक की इसमें हमें इनके द्वारा नील नदी के पास, नील नदी पर एक बंदरगाह की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार बंदरगाह की स्थापना इनके द्वारा की गई थी और जो कि नील नदी के मुहाने पर था। सिकंदरिया बंदरगाह की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। नील नदी के मुहाने पर
सिकंदरिया बंदरगाह की स्थापना की और यहीं से इन्होंने एशिया के लिए कूच किया था, यानी यहाँ से सिनाई होते हुए ये एशिया की तरफ चले आए थे। तो इस प्रकार इनकी जो युद्ध अभियान थे उनके माध्यम से हमें विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारियाँ हैं वो प्राप्त होती हैं। और इनके जो युद्ध अभियान हैं उससे हमें विशेषतः ईरान, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान, मेसोपोटामिया वाला जो क्षेत्र है यानी दजला एवं फ्रात नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है वो, इसके अलावा ईरान का, तुर्कमेनिस्तान का, इसके अलावा अफ़गानिस्तान का और सिंधु घाटी जो क्षेत्र है उसके बारे में भौगोलिक जानकारियाँ हमें मिलती हैं, क्योंकि इनके साथ में चलने वाली सैनिक टुकड़ी है वो अपने मार्ग में आने वाले भौगोलिक विवरणों को एकत्रित किया करती थी। तो आज हमने 3 यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान पढ़ा, जिसमें पाइथागोरस और पीथियस विशेष हैं। इसके अलावा अलेक्जेंडर के जो यात्रा अभियानों के अनुसार थोड़ी बहुत जो जानकारियाँ प्राप्त हमें मिलती हैं उनकी भी बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद।